आज 24 फरवरी 2025 है और इस समय हम साकेत कोर्ट के कॉमन रूम में हैं और हमारे साथ शेखर कुमार जी हैं। जैसा कि साकेत बार एसोसिएशन का चुनाव 21 मार्च 2025 को होने जा रहा है, इसमें उम्मीदवारी श्रीमान शेखर कुमार जी जो कि प्रेसिडेंट के लिए अपनी उम्मीदवारी नोट कराए हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे कि आपके क्या क्या विज़न है। और शेखर कुमार जी नमस्कार। सर, इलेक्शन का तो बिल्कुल बच गया है। 21 मार्च को इलेक्शन होने वाले हैं। आपने उम्मीदवारी भी दाखिल कर दिया है जी। तो कैंडिडेट तो कितने हैं? इस पे 7 कैंडिडेट हैं। आप काफ़ी सक्रिय हैं और लोगों की आम अधिवक्ता, एक सामान्य जो होता है कि सबके दिलों में आप रहते हैं और सबकी बात सुनते हैं और एक आम अधिवक्ता की आवाज़ को हमेशा बुलंद करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपने साकेत बार का जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट में आपने अपनी उम्मीदवारी दायर किया है, तो आपके अधिवक्ताओं के भाइयों बहनों के प्रति क्या प्रोजेक्ट है, क्या करना, कैसे करेंगे? देखिए, मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताना चाहता हूँ। मैं इस साकेत बार में पिछला चुनाव आज से 13 साल पहले लड़ा था। अच्छा। पिछले 13 साल में साकेत बार की राजनीति में मैं कभी सक्रिय नहीं रहा, लेकिन मैं लगातार वकीलों से जुड़े हुए हर मुद्दे पर, चाहे कभी गोलीकांड हुआ, चाहे कभी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर बात हुई या वकीलों से जुड़ी हुई कोई समस्या नहीं, हर जगह मेरे लगातार वीडियोस आते रहे, देखता हूँ। मैं हर जगह लगातार सक्रिय रहा। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जब नॉमिनेशन प्रोसेस शुरू हुआ उस टाइम तक मेरा चुनाव लड़ने का कोई विचार नहीं था। अच्छा। अचानक मैंने नॉमिनेशन फॉर्म के सेकंड पन्ने पर देखा कि एक कॉलम है जिसमें डिक्लेरेशन हर कैंडिडेट को साइन करना है कि मैं साकेत कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सारे रूल्स को फॉलो करूँ। ये लाइन देखकर मुझे ऐसा लगा कि आम अधिवक्ताओं के लिए यहाँ पर अलग कानून है और दूसरे अधिवक्ताओं के लिए अलग कानून है। क्या आज तक किसी एग्जीक्यूटिव ने उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करा? क्या एक भी एग्जीक्यूटिव आज तक ऐसी रही है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन में जो 1 साल का टर्म है उसके बाद इस्तीफा दिया हो? कभी ऐसा नहीं हुआ। ये 3-3, 4 साल की तरह किसी एग्जीक्यूटिव ने आज तक कभी बार का ऑडिट पब्लिक नहीं किया। यहाँ वोटरों को जो एक अधिकार होता है कि किस व्यक्ति ने हमारे पैसे का कैसे इस्तेमाल करा, वो जानने का हक भी हम वकीलों से छीन लिया। इन्होंने कभी भी आरओ की अपॉइंटमेंट कभी भी साकेत बार के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं करी और आज आम वकील जो नॉमिनेशन भर रहा है उसके लिए साकेत बार का कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस चीज़ को लेकर मैं बहुत आप कह सकते हैं मेरे मन में कई भाव आए और मैंने तय किया कि नहीं, अब मुझे इलेक्शन लड़ना है। अगले दिन मैंने जाके प्रेसिडेंट पोस्ट पर नॉमिनेशन भरा। नॉमिनेशन भरते टाइम जैसा आपको पता है कि हर सीट पे एक नॉमिनेशन फीस के अलावा अलग से डोनेशन देना है। डोनेशन किस बात? आप कोर्ट का चुनाव हो रहा है, उसमें बिना रसीद का एक डोनेशन इलेक्शन कमेटी कैसे ले सकती है? और मैंने वहाँ जाके इलेक्शन कमेटी को समझाया कि चूंकि आप मुझसे डिक्लेरेशन साइन करवा रहे हैं कि मैं साकेत बार का कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करूंगा और ऐसा साकेत बार के कॉन्स्टिट्यूशन में डोनेशन का कहीं कोई प्रावधान नहीं है, मैं नहीं दूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उसी चीज को लेकर उस शाम मैंने आपने अपोज किया? जी, मैंने अपोज किया और मैंने बिना एक पैसे का डोनेशन दिया अपना नॉमिनेशन भरा। जो अमाउंट जो भरना था जी आपका, वही क्यों जमा किया? मैंने सिर्फ नॉमिनेशन फीस के 20,000 रुपए दिए। 50,000 रुपए का जो सो कॉल्ड मैंडेटरी डोनेशन था मैंने नहीं दिया। वेरी गुड। और उसी शाम उसकी एक वीडियो निकाली। जैसे ही साकेत कोर्ट में और उम्मीदवारों को इसके बारे में पता लगा तो अगले दिन कई उम्मीदवारों ने उस डोनेशन को देने से मना कर दिया और उस इलीगल डिमांड को पूरा करने से मना कर दिया। नहीं, सही बात है। काफ़ी जैसे ML चौधरी हैं, उन्होंने भी सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए जो नॉमिनेशन दाखिल किया, उन्होंने इसका अपोज किया है जी। और तो यही होता है कि अगर आप कोई जनप्रतिनिधि में जब जाते हैं, आप अपने ही हितों की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं तो फिर सामान्य अधिवक्ताओं की सुरक्षा कैसे करेंगे, एक प्रश्नवाचक होता है।
आप तारीफ़ काबिल हैं, आपने जो इस तरह से कदम उठाया, आप बहुत ही बढ़िया। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे अधिवक्ता यहाँ पे साकेत में बहुत सारे अधिवक्ता ऐसे हैं कि जो कि यंग ब्लड है, इन लोगों का लॉ की डिग्री लेके आते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, इन लोगों की इनकम बहुत ही सीमित रहती है और अपने वेल मेंटेन भी रहना पड़ता है, क्योंकि हम लोग का प्रोफेशन भी प्राइवेट है। इसके लिए क्या आपके पास कुछ विजन है, क्या करेंगे, कुछ ऐसा है? देखिए, यही कुछ कारण है जिनकी वजह से मैं चुनाव की दौड़ में आया हूँ। सबसे पहले हम यूथ की बात करें, यूथ इतनी पढ़ाई करके, कोई डबल ग्रेजुएट होता है, एक लॉयर, वो जब इस प्रोफेशन में आता है तो आज तक हमारी बार में इनके एम्प्लॉयमेंट के लिए करियर के शुरुआती दौर में इनको क्या सहायता मिल सकती है, उसके लिए इनके पास कुछ भी प्लान नहीं है। और ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है, इसके लिए साकेत बार एसोसिएशन में एक एम्प्लॉयमेंट बैंक जैसी चीज़ बनाई जा सकती थी कि जो भी युवा यहाँ पर आते हैं उनका एक CV अपलोड करा जाए, जो सीनियर्स उनमें से किसी को सेलेक्ट करना चाहते हैं वो उनसे बात करके उन्हें सेलेक्ट करें। साकेत बार एक मिनिमम स्टाइपेंड का एक प्रोविज़न उनके लिए कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर बहुत दुखदाई है ये देखना कि इस तरीके का विज़न किसी के दिमाग में आया ही नहीं। दूसरी बात जी, ये जितने भी युवा हैं, आपको पता है 60 साल तक इनको चैम्बर नहीं मिलने वाला है यहाँ। साकेत कोर्ट की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है कि आप 70% चैम्बर्स वो किराए पर हैं। उन चैम्बर के मालिक कड़कड़ डूमा में, 30 हजारी में, पटियाला हाउस में, रोहिणी में, न जाने कहाँ कहाँ बैठे हैं। उनकी डिक्लेरेशन उन कोर्ट में फाइल है, वो चुनाव वहाँ से लड़ रहे हैं, लेकिन वो यहाँ से किराया खा रहे हैं। कहीं मान लीजिए कोई युवा किसी तरीके से 15,000 रुपये में चैम्बर किराए पे ले लेते हैं, जैसे वो 6-8 महीने में थोड़ा सा सेटल होने लगता है, उसके क्लाइंटेल को उस चैम्बर का पता लगता है, तब तक को 20,000 रुपये वाला किराएदार पाके चैम्बर मालिक उसको निकाल देता है। फिर उस 20,000 वाले के बाद फिर कोई 25,000 वाला आ जाता है, तो इनको कहीं बैठने की कोई व्यवस्था नहीं। ये तो हो गई समस्या की। जी, आप अगर चुन के आते हैं, आप अधिवक्ता, आपको चेयरमैन प्रेसिडेंट के पद पे आपको चुन कर जाते, इसके लिए आपके पास कोई समाधान बताएंगे? देखिए, सबसे पहले तो एक मैं एम्प्लॉयमेंट बैंक जो है वो साकेत बार में सबसे पहले, क्योंकि जो डिजिटल इंडिया की बात कही जाती है आज पूरे देश में, तो ये सब चीज़ें बनाना बहुत आसान है कि जहाँ कहीं पर भी कोई नया अधिवक्ता अपना CV वहाँ पर डाले, एक वहाँ पे CV बैंक हो जहाँ पे सारे सीनियर्स वहाँ पे एक्सेस करके अपने पसंद के लोगों को आप इंटरव्यू कर सकते हैं, जो आपको सूट करे आप उसको अपने पास रख सकते हैं। वहाँ पे सीनियर्स का भी एक CV हो, जिसको भी जरूरत चाहिए तो वो वहाँ पर थोड़ा सा उसके मदद में जी वो देख ले कि किस तरीके का काम है उस सीनियर के पास। तो एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा, चैम्बरों को लेकर अब तक कोई यहाँ पर कोई भी मजबूत मुहिम है नहीं। आप किसी भी बार नेता से कहेंगे तो बस जो चैम्बर ब्लॉक बना हुआ है वो बना हुआ है। अरे तो आप एसोसिएशन किस बात की? अगर आप एसोसिएशन है, आप अपने नंबर गेम पर अगर बात करते हैं तो आप क्यों नहीं दबाव बनाते? क्यों हाई कोर्ट नहीं सोचे? इस कोर्ट प्रीमाइसेस में न जाने कितनी बिल्डिंग्स और बन गई हैं, लेकिन सिर्फ चैम्बर ब्लॉक नहीं बन रहा है। यहाँ हर चीज़ की जरूरत है, लेकिन जिन वकीलों के थ्रू कोर्ट चलता है उनके लिए ही चैम्बर ब्लॉक नहीं है, क्योंकि यहाँ से कभी किसी लीडर ने कोई डिमांड मजबूती से आगे रखी नहीं। ठीक है, आप इसके लिए आप डिमांड करेंगे और चैम्बर की व्यवस्था करेंगे, तथा अगर चैम्बर नहीं मिलता है तो कोई सीटिंग व्यवस्था भी करने का। इसके अलावा कुछ हमारे यहाँ पे मातृशक्ति महिला अधिवक्ता हैं, वो भी यंग हैं, और कुछ हमारी बहनें हैं, उनके लिए भी एक ऐसा होता है कि जब मैटरनिटी लीव में जाती हैं तो उनका 7-8 महीने उसमें चला जाता है, वो बिल्कुल लीगल फैटर्निटी से अलग हो जाती हैं, और उनको स्वाभाविक है कि इनकी कोई तनख्वाह या कोई सैलरी तो है नहीं, वो फाइनेंशियल उनको क्राइसिस होता है। इसके बाद मैटरनिटी लीव के बाद वो जब वापस आती है, उनको भी अपना क्लाइंट वगैरह इकट्ठा करने में काफ़ी समय ले जाता है। तो और इसके अलावा भी दूसरी भी महिलाओं के प्रति, आधी आबादी जो है उनके प्रति आपका कोई विजन हो तो बताएं। देखिए, मातृशक्ति के बारे में मैं एक बात बहुत क्लैरिटी से बताना चाहता हूँ, और मैं चाहूँगा कि हमारी सारी अधिवक्ता बहनें ध्यान से सुनें। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वोट बैंक यूज किया जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इस कोर्ट में साकेत बार का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, RO बनाने की एक व्यवस्था है कि 1 RO और 2 ARO है, लेकिन ये कभी भी GBM में नहीं बनाए जाते।
कौन बनाता है? एग्जीक्यूटिव। जो भी प्रधान पद पे रहा है उसका पूरा इन्फ्लुएंस रहा है। इस चुनाव में मेरे ख्याल 29 या 35 आरओ है, एक भी महिला नहीं। इससे पहले कोई और प्रधान थे, तब 25 आरओ की लिस्ट आई, एक भी महिला नहीं। तो उससे पहले जो प्रधान थे वो ये तीनों लोग इस बार चुनाव लड़ रहे, उसमें भी 17 आरओ की लिस्ट आई, एक भी महिला नहीं। और मजे की बात मैं आपको बताता हूँ, वर्तमान प्रधान जब ये पहली बार प्रधान जीते थे उस टाइम एक महिला आरओ थी जिन्होंने बड़ा सक्सेसफुली चुनाव करवाया, जिसकी वजह से वो प्रधान बने थे। आज महिलाओं को दीदी कहकर, छोटी बहना कहकर सिर्फ बेवकूफ बनाया जाता है, इनको प्रतिनिधित्व के लायक नहीं समझा जाता। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट को बीच में इंटरवीन करके ये जो नई पोस्ट का जो क्रिएशन हुआ है ये उसके भी विरोध में थे। इनको सिर्फ महिलाएं जो है, अगर वो जज है तो जाके ये सब झुकाएंगे, लेकिन जब साथ काम करने वाली कोलीग अपनी बहनों के लिए बात करनी होती है तो इनमें से सबके मुंह में दही जम जाती है। मतलब आप चुन के आएंगे तो महिलाओं के लिए जीबी जो भी अपने आरओ टीम वगैरह में भी आप उनको भागीदारी जी, उनको जितनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए वो आप देंगे। उनकी हिस्सेदारी नहीं मिलती। दूसरी आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि जो मैटरनिटी लीव वाली बात होती है उस टाइम वो अपने प्रोफेशन से अलग होती है, बार बिल्कुल एक सहायता कर सकती है, बार के पास फंड्स की कमी नहीं है। अभी एक दिक्कत क्या है कि बार के पैसों से उनके चुने हुए कुछ लोगों को होली मिलन के लिए एक मोमेंट हो जाता है जो बार के पैसों से जाता है, वो सामान्य वकील के लिए नहीं है। वो वकील किसी नेता के खास है, सिर्फ उनके लिए। अरे होली मिलन में ऐसी क्या चीज थी, वो आपकी क्या अचीवमेंट है जिसके लिए आप बाहर के पैसों को मूवमेंट दे दो? क्या आप ऐसी एक कंस्ट्रक्टिव चीज, क्या उस पर यह पैसा नहीं खर्च हो सकता था? पर चक्कर क्या है, ये सारी चीजें देखिए इंटरकनेक्टेड है कि जब तक बाहर का ऑडिट नहीं होगा तब तक पता ही नहीं लगेगा पैसा कहाँ जा रहा है। तो मतलब आप अगर चुन के आते हैं प्रेसिडेंट पद के लिए तो पहले तो आप जितना भी अपने खाता का लेखा जोखा ऑडिट करवाएंगे हैं, जो कि अभी तक तो किसी ने किया नहीं है। और महिलाओं के लिए उनका जो भी जितना अधिकार बनता है, जितनी उनकी भागीदारी है, वैसा आरओ टीम या जहाँ भी जैसा बनता है उसको आप देंगे। इसके अलावा एक आता है कि यहाँ पे कैंटीन व्यवस्था है। लोग कहते हैं कैंटीन में भोजन का बहुत ही महंगा पड़ता है, आम अधिवक्ता उसको एफर्ट नहीं कर पाता है। क्या आपको क्या है, आपके पास कोई प्रोजेक्ट है क्या? देखिए, अभी कुछ महीने पहले ही तक, जब तक ये नई कैंटीन नहीं थी, हमारे कैंटीन में पहले 40 रुपए की पूरी सब्जी थी, जो कि बाद में 50 रुपए की होगी। हमारे यहाँ जो नए वकील आ रहे हैं, कोई झारखंड से आ रहा है, कोई पूर्वांचल से आ रहा है, कोई मध्य प्रदेश से आ रहा है, बहुत टैलेंटेड युवा है। हमारे यहाँ कोई मिनिमम स्टाइपेंड की कोई व्यवस्था नहीं है, ये कहीं किराए के मकान में रह रहे हैं। और जब कैंटीन में जाते हैं, आज जब 120 रुपए की पूरी सब्जी खानी पड़ती है, किसी ने ये नहीं सोचा। अरे हम लोग को 20 साल से ऊपर हो चुके प्रैक्टिस में, हम तो शायद 300 रुपए की भी प्लेट खा लेंगे। पर वो युवा जिसको आप 5000 रुपए देने में हिचकते हैं, उसको अगर 120 रुपए की पूरी सब्जी खानी पड़ेगी। ये बड़े बड़े आपने ब्रांड्स में बुला लिए कैंटीन में, उससे क्या इस समस्या का हल होगा? उनको आप एक्सप्लॉइट करके अपने चुनाव प्रचार में तो इस्तेमाल करते हैं, पर वो युवा खाएगा क्या, इसकी आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है। आपके हिसाब से कितने तक का भोजन अधिवक्ताओं को स्टाइपेंड अपने सब्सिडाइज्ड रूप से कितने रुपए का भोजन दिलाने का प्रयास करेंगे? देखिए, मेरे हिसाब से जो कुछ महीने पहले तक बड़े नॉर्मल रेट्स पे कैंटीन चल रही थी, जो एक आम ढाबे में जो खाने का रेट होता है वही रेट था। 40 से 50 रुपए के बीच में पूरी सब्जी की प्लेट आ रही थी, रोटी सब्जी सब उसी सब्सिडाइज। सभी अधिवक्ता यानी 40 से 50 रुपए में थाली से खाना खा सकते जी। और जिनके पास अगर पैसा है, वो अगर 500 रुपए वाली चीज खाना चाहते हैं, खाए, आप उसको रखिए, लेकिन सस्ता ऑप्शन भी तो रखिए। एक बात ऐसी है कि कितने अधिवक्ता हैं वो लोग अपने अपने साधन से आते हैं, कितने अधिवक्ता मेट्रो से आते हैं, और कितने ऐसे अधिवक्ता हैं जिनको कि यंग अधिवक्ता हैं, इनको एक दिन का उनको कुछ मिलता नहीं है, लेकिन वो आने जाने का किराया भी उनको महंगा पड़ जाता है। जैसे कि मेट्रो से यहाँ आने का ऑटो रिक्शा का किराया, जब कोरोना पीरियड था उस समय ये लोग दो सवारी बिठाते थे रिक्शा में, और उन्होंने उस समय किराया बढ़ा दिया एक सवारी का 20 रुपये। कोरोना पीरियड खत्म हो गया और ये लोग रिक्शा भर के 5-8 सवारी भर के लाते हैं, लेकिन वो किराया घटाया नहीं। 10 की जगह
20 रुपया ही चार्ज करते हैं। तो क्या वहाँ से मेट्रो से यहाँ आने का कोई आपके पास कोई विजन है हमारे यंग अधिवक्ताओं के कि सस्ते में आ सके? देखिए, हमारा अधिवक्ता समाज इतना मजबूत समाज है कि हम अपनी किसी भी मांग को सरकार से हमेशा पूरा करवाने में सक्षम रहे। पर मुद्दा ये है कि इस तरीके की कोई मांग रखी जाए तब तो सरकार पूरा करे। जैसे डेस्टिनेशन बसों की सुविधा थी, इस तरीके से मेट्रो से साकेत कोर्ट तक वकीलों के लिए एक सुविधा का परमानेंट इंतजाम हो सकता है। सरकार के लिए बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन अगर आप भंडारे, शराब, कैश, गिफ्ट, इसकी राजनीति से उठ के, बर्थडे की राजनीति से उठकर अगर विजन वाली राजनीति करेंगे तब आपको इस समस्या का निदान तुरंत मिलेगा, वरना तो आप उसी भंडारे और बर्थडे में फंस के रह जाएंगे। अच्छा, अब अंत में मैं आपको माइक देता हूं और आप अधिवक्ता मित्रों से क्या निवेदन करना चाहते हैं और वोट के कैसा क्या मांगना चाहते हैं, आप डायरेक्ट बात करिए, उनसे अपील करिए अपना। देखिए, सभी भाइयों बहनों से मेरा यही अनुरोध है कि साकेत बार एसोसिएशन जो है वो एक साकेत बार प्राइवेट लिमिटेड में बदला हुआ है पिछले 15 सालों से। आप देखेंगे वही 3 नाम लगातार रोटेट हो रहे हैं और यही तीनों जो है वो प्रधान पद पे जो है वो डायरेक्टर ऑफ साकेत बार प्राइवेट लिमिटेड के। आज आपको ये सोचना है कि एक आम वकील जो भी 5-7 साल की प्रैक्टिस कर चुका, मेरे हिसाब से किसी भी संस्था को चलाने के लिए सक्षम है, लेकिन बार चुनाव को इन्होंने इस तरीके से डिजाइन कर दिया है कि 0 to 5 वाले मेंबर एग्जीक्यूटिव पे भी जो खर्चा है वो आम वकील के पहुंच से बाहर हो चुका है। बहुत जरूरी है कि सिस्टम को तोड़ के उन लोगों को हम चुने जो साकेत बार के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, जहां पे हर एक आम वकील को लगे कि अगर मेरे अंदर क्षमता है तो मैं भी चुनाव लड़ सकता हूं, मैं जीत सकता हूं। तो ये चुनाव सिर्फ आपका चुनाव है। लोग बड़े बड़े नामों के चक्कर में हैं, ये सारे बड़े नाम 2010 से हमारे सामने धीमे धीमे करके बरगद बने हैं और ये बरगद अब इतने बड़े हो गए कि अब आपकी पहुंच से बाहर निकल चुके हैं। तो हम उस दौड़ से निकलकर इस बार अपने लिए वोट करें, किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए नहीं। हम साकेत बार एसोसिएशन के लिए वोट करें, अपने लिए वोट करें, उस नेता के लिए वोट करें जिसके पास कोई विजन हो। मैं आज कहता हूं, अभी एडवोकेट अमेंडमेंट बिल वाला जो प्रोटेस्ट चल रहा था, आपने देखा कोई बार नेता अगर निकलकर यंगस्टर्स को समझा रहा हो कि मुद्दा क्या है? जब गोली कांड हुआ, आपने देखा कोई नेता? ये क्या करते, एक सर्कुलर निकाल देते और बस स्ट्राइक है, गेट पे खड़े हो गए, कुर्सी लगा के बैठ गए, स्ट्राइक है और काम पूरा। वो अधिवक्ताओं को मोटिवेट करना, उनके थ्रू अपनी मांगों को सरकार से मनवाना, उस तरीके का इनके पास कोई विजन नहीं है, उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भंडारे, बर्थडेज, शराब, कैश से उनका मकसद पूरा हो जाता है। तो आगे क्यों करेंगे? तो अब फैसला आपके हाथ में है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे लिए वोट करिए, आप अपने लिए वोट करिए, आप अपने हकों के लिए वोट करिए। तो इसी अपील के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। ये है